आई नो कि इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप अपनी पूरी सैलरी में से सिर्फ 50% ही एक्सपेंस करें। यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम होती हैं जब आते हैं, लेकिन उसको ऑटोमेटिकली वो खुद बढ़ा लेते हैं। बट इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम वंस इट कम्स टू जीसीसी। अगर जरूरत नहीं है तो नहीं करें, कंपाउंडिंग को ब्रेक ना करें। जैसे चार्ली मंगर ने कहा था कि तो अगर आप ये काम कर रहे होते हैं तो आपकी कंपाउंडिंग और चल रही होती है। एक पॉइंट आएगा कि आपकी जो पैसिव इनकम है वो आपके जो करंट एक्सपेंसेस हैं उसको वो कवर कर रही है। आपको पता है वो अल्टीमेट पैसिव इनकम स्ट्रीम क्या है, लेकिन मुझे ये काम पैसों के लिए नहीं करना। सो फ्रेंड्स, होता यह है कि जो नॉर्मल लोग होते हैं, जब उनको पैसे मिलते हैं, जब उनकी सैलरीज आती हैं, जब उनकी इनकम आती है, बैंक में हिट करती है, वो सोचते हैं कि पैसों को कैसे स्पेंड करें। स्पेंड करने के बाद अगर कुछ पैसे बचते हैं तो उसको सोचते हैं कि कैसे इसको सेव करें। इन्वेस्टमेंट की बात तो बहुत बात की बात होती है, बहुत सारे लोग नहीं सोच रहे होते इन्वेस्टमेंट्स को। तो हम अभी फंसे हुए होते हैं इसके अंदर ही कि कैसे आपको स्पेंड करने हैं, उस पैसों को बचाना है और अगले महीने की तरफ जाना। अगर आपने ये चैनल पहली दफा देखा है, ये वीडियो आपके सामने पहली दफा आई है, तो मैं इस चैनल के ऊपर मल्टीपल टाइप्स की वीडियोस बना रहा होता हूँ, जिसमें पर्सनल फाइनेंस, प्रोडक्टिविटी, जिसमें पॉडकास्ट, रियल एस्टेट से रिलेटेड वीडियोस, रीलोकेशन से रिलेटेड वीडियोस, इमिग्रेशन से रिलेटेड वीडियोस, मैं उनके ऊपर बात कर रहा होता हूँ, काम कर रहा होता हूँ। सो अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल और लाइक कर दें इस वीडियो को, ताकि आपको आने वाली वीडियोस भी मिलती रहे। आज हम बात करेंगे कि 1% लोग किस तरह से सोच रहे होते हैं, किस तरह से इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होते हैं, या किस तरह से वो अपने पैसों को मैनेज कर रहे होते हैं। बीइंग अ 44 इयर्स ओल्ड, मैं कंटेंट बनाता हूँ यूट्यूब के ऊपर और इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड मैं कंटेंट बनाता हूँ। तो उसके अंदर मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं डे इन डे आउट। मेरे इंटरेक्शन भी होता है, मेरे अपने कोलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जो यंग लोग हैं उनसे भी मुलाकात होती है, जो सीनियर्स हैं उनसे भी बात होती है। तो मैंने एक पैटर्न देखा है कि लोग अपने जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वो इसी तरह से चल रहे होते हैं कि उनको सेविंग्स इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोचना होता ज़्यादा, बल्कि अपने जो डे टू डे एक्सपेंसेस हैं उनको वो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और अगर वो सेव कर भी रहे होते हैं और इन्वेस्ट कर भी रहे होते हैं तो उनके पास कोई टारगेट नहीं होता। टारगेट किस तरह का नहीं होता कि उनको ये नहीं पता कि आगे इन पैसों से करना क्या है। क्योंकि आप सिर्फ फॉर द सेक ऑफ सेविंग अगर करते रहेंगे पैसों का तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, या इवन अगर आप इन्वेस्टमेंट्स भी कर रहे हैं तो फॉर द सेक ऑफ इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। मेरे हिसाब से आपको अपना टाइम बाय करना चाहिए, अपना फ्रीडम बाय करना चाहिए अपने करंट पैसों से। आज हम इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। सो मेरे पास 4 स्टेजेस हैं टू ब्रेक दिस डाउन। पहला स्टेज आपके पास होगा बिल्डिंग स्टेज, दूसरा स्टेज आपके पास होगा कंसोलिडेशन स्टेज, तीसरा स्टेज आपके पास होगा ग्रोथ स्टेज और चौथा स्टेज होगा लिबरेशन स्टेज। इन चारों स्टेजेस को ज़रा डिटेल में बात करते हैं और देखते हैं कि आप अपनी लाइफ के अंदर इनको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी मैंने सोच के बनाई बनाई है ये वाली वीडियो, और मुझे मज़ा भी आया था इस वीडियो को बनाने में, क्योंकि इसके अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें पता चलेंगी कि आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकते हैं। अच्छा, हम बात करते हैं 75, 15 और 10 के रूल की। 75, 15 और 10 का जो रूल है वो ये आपको कहता है कि आप 75% जो आपकी इनकम आ रही है उसको आप स्पेंड कर सकते हैं, 15% जो आपकी इनकम आ रही है उसको आप सेव कर सकते हैं, 10% को आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे, ये एक रेगुलर रूल है जो आप यूट्यूब पे देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। हम बात करेंगे सबसे पहले बिल्डिंग स्टेज की। जो बिल्डिंग स्टेज होती है उस टाइम पर आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी कम होती हैं, आपके पास ऑप्शंस भी ज़्यादा होते हैं कि अपनी लाइफ़स्टाइल को ज़्यादा ना फैलाएँ। जब आपके पास ये ऑप्शन होगा कि आज आपके पास पहली इनकम आई है और आपको आज डिसाइड करना है कि अब आप क्या करें इस इनकम का, तो आप सबसे पहले जो अपना लाइफ़स्टाइल को इंक्रीज़ कर लेते हैं, वो तो आप ना ही करें तो बेहतर है। सो पहली स्टेज के अंदर जो बिल्डिंग स्टेज है, उसके अंदर मैं कहता हूँ आपको 50, 30, 20 के रूल को इम्प्लीमेंट करें। 50 का रूल आपको कहता है 50 30, 20 का रूल कहता है कि 50% पैसे आप खर्च कर सकते हैं, जिसमें आपके नीड्स और वांट्स दोनों इंक्लूड होने चाहिए। 30% आप इन पैसों को सेव करें और 20% इन पैसों को आप इन्वेस्ट करें। जो 30% पैसे आप सेव कर रहे हैं, ये टुवर्ड्स योर इमरजेंसी फंड जा रहे हैं। आप इसको जब तक चलाएँ, जब तक आप चला सकते हैं, और इमरजेंसी फंड जब तक बिल्ट नहीं होता, आप इसी पर रहें कि 50, 30 और 20 को आप फॉलो करते रहें। जैसे ही आपके पास इमरजेंसी फंड बिल्टअप हो जाता है, आप 50% को भी इन्वेस्टमेंट के अंदर डाल सकते हैं। आई नो कि इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप अपनी पूरी सैलरी में से सिर्फ 50% ही एक्सपेंस करें। ये कोई हार्ड या हैंड रिटन रूल नहीं है जो आप कंप्लीटली आपको इम्प्लीमेंट करना होगा। एट मैक्सिमम जितना आप कर सकते हैं उसको आप कर सकते हैं। प्लस ये कि ये मैंने एज आई सेड ये बिल्डिंग स्टेज है, ये आपके पास वो स्टेज है जिसमें आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, और इसके अंदर एट मैक्सिमम आप जो खर्चे कर सकते हैं। और मैं देखा है यहाँ पर जब भी यूएई के अंदर लोग आते हैं, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम होती हैं जब आते हैं, लेकिन उसको ऑटोमेटिकली वो खुद बढ़ा लेते हैं। तो उन चीज़ों को आपको कंट्रोल करना है। सो बिल्डिंग स्टेज के टाइम पर आपको 50, 30, 20 को फॉलो करना है। 50% आपको एक्सपेंस करना है, चाहे वो नीड हो, वांट हो। 30% आपको सेव करना है अंटिल जब तक आपकी इमरजेंसी फंड बिल्टअप नहीं होता। इमरजेंसी फंड अगर आप जीसीसी कंट्रीज़ के अंदर हैं, मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, अपने कोर्सेज़ में भी बात की हुई है मैंने, कि इमरजेंसी फंड 1 साल का होना चाहिए,
जीसीसी कंट्रीज़ में अगर आप रह रहे हैं। दूसरे कंट्रीज़ में 6 महीने का भी चल सकता है, बट इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम वन्स इट कम्स टू जीसीसी। उसके बाद आपके पास जो इमरजेंसी फंड जब सेटअप हो जाता है, तो वो पैसे जितने भी आप पहले सेव कर रहे थे, अब उन पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं? मैं मल्टीपल टाइम्स अपनी इस चैनल के ऊपर वीडियोज़ में बात कर रहा होता हूँ। आपको अगर यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, तो सर्वा, बराका, अमाना, इस तरह के ऑप्शंस मौजूद हैं। इंटरैक्टिव ब्रोकर भी मौजूद है, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के अंदर थोड़े-थोड़े पैसे करके डाल सकते हैं। इन सारे जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, इनकी आपको रेफरल लिंक्स मिल जाएँगे मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको अकाउंट खोलना है, तो अकाउंट खोलकर आप अपने रेफरल बोनस ले सकते हैं। समवेयर बिटवीन $25 टू $100 के रेफरल बोनस डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर आपको मिल सकते हैं। उसके बाद का अगला स्टेज आता है कंसोलिडेशन स्टेज, क्योंकि ये आप प्रोबेबली पूरा वक़्त नहीं कर सकते कि 50% आप एक्सपेंस करते रहें। जब ये कंसोलिडेशन स्टेट आएगी, तो उस स्टेज आएगी, तो उसके अंदर आपको जो पुराना रूल था, उस पे जा सकते हैं। आपके 75% आप एक्सपेंस करें, जिसके अंदर आपके नीड्स, वांट्स होंगे। आप 15% इसके अंदर सेव करें और 10% इन्वेस्ट करें। अच्छा, ये एक पुराना रूल है, लेगेसी है, क्योंकि आप बिल्डिंग स्टेज से होते हुए आ रहे हैं, तो आपके पास इमरजेंसी फंड ऑलरेडी बिल्ट अप है। तो आपके पास जो 15 और 10 का पोर्शन है, वो आप ज़रूरी नहीं है कि आप उसको उसी तरह से चलाएँ। आप 25% पूरा का पूरा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ये एक रूल ऑफ थंब है। इसको ज़रूरी नहीं है कि आप एग्ज़ैक्टली अपनी लाइफ़ के ऊपर इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि हो सकता है आपको घर लेना हो सकता है आपको कोई और इन्वेस्टमेंट करनी हो सकता है आपके खर्चे ज़्यादा हों या कम हों। तो ये एक आपको फ्रेमवर्क दे रहा है। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप उसको उसी तरह से चलें। लेकिन एक फ्रेमवर्क में आपको आइडिया हो गया कि आपको लाज़मी एक स्पेसिफिक अमाउंट को इन्वेस्ट करना है और उसको ग्रो करवाना है थ्रू कंपाउंडिंग। अगेन, इसके ऊपर मैं मल्टीपल वीडियोज़ बनाता रहता हूँ, कोर्सेज़ भी हैं, आप उनको जाके देख सकते हैं। अच्छा, जब कंसोलिडेट कर ही रहे हैं, तो उसके अंदर आप किस तरह की इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं? इन्वेस्टमेंट्स के एज़ आई सेड बिफोर के यूएस के स्टॉक्स में होती है। इसके अलावा अगर आप यूएई के अंदर हैं, तो यहाँ की क्राउड फंडेड प्रॉपर्टीज़ के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके अंदर भी स्टेक है, क्रिप्टो ब्लॉक है, स्मार्ट क्राउड है। इस तरह के मल्टीपल ऑप्शंस हैं कि आप यूएई की प्रॉपर्टीज़ के अंदर अपना एक्सपोज़र ले सकते हैं। तो होगा ये कि जब आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होंगे, तो आपके पास वेरिएड किस्म की इन्वेस्टमेंट्स होंगी, जिसमें आपको यूएस के स्टॉक्स भी कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान से हैं, तो पाकिस्तान के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप इंडिया से हैं, तो इंडिया के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपके पास ये थ्रू आउट एक डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस होंगे, जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होंगे और उसके थ्रू आप रिटर्न्स जनरेट कर रहे होंगे, और उन रिटर्न्स का करना क्या है, वो हम अभी अगले स्टेज पे बात करते हैं। लेकिन एट द मोमेंट आप कहीं न कहीं से इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं और उनके रिटर्न्स जनरेट कर रहे हैं। अब अगली स्टेज आती है ग्रोथ स्टेज। अब इस स्टेज के अंदर आपके पास जो आपने इन्वेस्टमेंट्स की थी, उनके कुछ रिटर्न्स जनरेट होना शुरू हो गए हैं। चाहे वो फिक्स इनकम हो, चाहे वो आपकी क्राउड फंडेड प्रॉपर्टीज़ के थ्रू इन्वेस्टमेंट्स हों, चाहे वो यूएस के स्टॉक्स हों, उनके डिविडेंड्स हों, या उनकी प्राइस एप्रिसिएशन हो चुकी हो, या पाकिस्तान के स्टॉक्स हों, इंडिया के स्टॉक्स हों, या लेट्स से आपके पास फिक्स इनकम की कोई अपॉर्च्युनिटीज़ हों, या आपने कोई रेंटल प्रॉपर्टी ली हो, उसके रेंट्स आ रहे हो आपके पास। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं थ्रू योर कंसोलिडेशन स्टेज। जब आपके पास ये ऑप्शंस मिल गए हैं, तो अब आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए कि आपके जो डिविडेंड्स आ रहे हैं, वो आपकी जो रेगुलर एक्सपेंसेस हैं, उनको फिल अप करना शुरू करें। जैसे एग्ज़ाम्पल लेते हैं, आप यहाँ पर यूटिलिटी बिल आता है आपका, कोई इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, कोई आपका फ़ोन का बिल आता है। इन बिल्स को अपनी पैसिव इनकम जो आपने कंसोलिडेशन स्टेज के अंदर ली थी, उसके थ्रू आप फंड करना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, अब इसमें मैं कह तो रहा हूँ आपको कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स के जो भी रिटर्न्स आ रहे हैं, उसके थ्रू अपने बिल्स को, या अपनी स्कूलिंग, जो बच्चों की स्कूलिंग हो रही है उसको, या अपने रेंट को फंड कर सकते हैं। लेकिन अगर ज़रूरत नहीं है, तो नहीं करें। मतलब कंपाउंडिंग को ब्रेक ना करें। जैसे चार्ली मंगर ने कहा था कि जो सबसे वर्स्ट चीज़ आप कर सकते हैं अपनी कंपाउंडिंग के साथ, उसको ब्रेक करना। अगर 20 साल पे चलाते हैं, तब पता चलता है उस कंपाउंडिंग का फ़ायदा। सो अगर आपको ज़रूरत नहीं है, आपकी ऑलरेडी इनकम अच्छी है और आप अपने सारे खर्चे पूरे कर रहे हैं, तो आप एलोकेशन तो कर सकते हैं कि आपके फ़र्ज़ करें एक रेंटल इनकम से, रेंटल प्रॉपर्टी से आपके ये पैसे आ रहे हैं, इस पैसों को आप अपने यूटिलिटी बिल के अंदर पे ऑफ कर सकते हैं, या अपने बच्चों की एजुकेशन के अंदर पे कर सकते हैं, लेकिन आप करते नहीं हैं। आप उन पैसों को भी री-इन्वेस्ट कर देते हैं, जिसे ड्रिप कहते हैं, डिविडेंड री-इन्वेस्टमेंट प्लान। स्टॉक्स में नॉर्मली इसको प्रेफ़र किया जाता है। तो अगर आप ये काम कर रहे होते हैं, तो आपकी कंपाउंडिंग और चल रही होती है, लेकिन एट द सेम टाइम आपका बैक ऑफ द माइंड ये पता है आपको कि ये इस स्टेज पे मैं आ गया हूँ कि मेरी पैसिव इनकम अब मेरे कुछ एक्सपेंसेस को फंड कर रही है, और जब जैसे-जैसे टाइम गुज़रेगा, वैसे-वैसे पैसिव इनकम बढ़ती रहेगी, और आपके एक्सपेंसेस उस लेवल पे नहीं बढ़ रहे होंगे, तो वो वहाँ पर फंड होते जाएँगे, तो आपकी इनकम बच रही होगी। उसके बाद जब ये सब कुछ हो रहा होगा, तो आपके पास नेक्स्ट स्टेज आती है, और नेक्स्ट स्टेज है लिबरेशन स्टेज। एक पॉइंट आएगा कि आपकी जो पैसिव इनकम है, वो आपके जो करंट एक्सपेंसेस हैं, उसको वो कवर कर रही है, और जब वो कवर कर रही होगी, तो अब आपके पास जो लिबरेशन आ गई है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जॉब छोड़ देंगे, आप जो डे जॉब कर रहे हैं, शायद वो आप करते रहें,
या जो आप बिज़नेस कर रहे हैं वो आप करते रहें। या हो सकता है जो आप जॉब कर रहे हैं अब आपको नेक्स्ट लेवल के ऊपर जाना है और आप अपनी जॉब को छोड़कर आपने कुछ सोचा हुआ है कि आपको बिज़नेस करना है या आपने कोई प्लान बनाया हुआ है, उस प्लान पे जाना है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी जॉब छोड़ के ट्रैवलिंग करना शुरू कर देंगे या आप कहीं बीच पे चले जाएँगे, किसी आइलैंड पे रहना शुरू कर देंगे। ये काम अभी नहीं हो रहा। ये काम तो उसके बाद की बात है। लेकिन जो लास्ट स्टेज हम अभी बात कर रहे हैं लिबरेशन स्टेज की, उसमें आपका माइंड लिबरेट हो जाएगा। उसमें आपको पता होगा कि अब मुझे इस जॉब को मैं कर रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है, आई लाइक दिस जॉब। अगर मैं डॉक्टर हूँ तो मुझे मज़ा आता है लोगों के साथ इंटरैक्ट करने में, उनको उनकी हेल्प करने में, तो मैं करता रहूँगा ये काम। लेकिन मुझे ये काम पैसों के लिए नहीं करना। अब ये काम मुझे मज़ा आ रहा है इसलिए मैं कर रहा हूँ। या अगर मुझको मैं कोई और जॉब कर रहा हूँ और मुझे वो उस जॉब में मज़ा नहीं आ रहा, मैं जॉब छोड़ सकता हूँ और जॉब छोड़ के मैं अपना कोई और काम कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरा किचन चल रहा है। सो ये होती है लिबरेशन स्टेज। तो ये 1% जो लोग हैं ना, वो इसी तरह से काम करते हैं। वो पहले स्लोली एंड ग्रेजुअली अपनी इनकम्स को बिल्ड करते हैं, एक्टिव इनकम के थ्रू अपनी पैसिव इनकम को जनरेट करते हैं। वो जब होने लगती है तो फिर इवेंचुअली वो अपने आप को लिबरेट करते हैं फ्रॉम देयर डे जॉब या फ्रॉम द वर्क दैट दे डोंट वांट टू डू, और फिर वो काम करते हैं जो उनको मज़ा देता है या जो जिस चीज़ में वो अपने आप को अच्छा समझते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं हमें अपनी जॉब बहुत पसंद है। मैं कहता हूँ इट्स वेरी गुड अगर आपको पसंद है। लेकिन आज आपको ये जॉब जिससे जितने पैसे मिल रहे हैं, ये पैसे ना मिलें, आप फिर भी करते रहेंगे? उनका फिर ऑफ कोर्स जवाब होता है कि नहीं करेंगे। तो आप वो काम नहीं करेंगे तो फिर इसका मतलब आपको मज़ा नहीं आ रहा, वो आप सिर्फ़ पैसों के लिए कर रहे हैं। सो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप अंडरस्टैंड कर सकें, अपनी रियलाइज़ेशन कर सकें कि आपको करना क्या है और किस चीज़ में आपको फ़ायदा लग रहा है या यू फ़ील हैप्पी इन दैट। बहुत कम लोग होते हैं जो फॉर्च्यूनेट इनफ होते हैं कि शुरू से बिज़नेस करते हैं, उन्होंने जॉब देखी ही नहीं होती है। तो उन लोगों के लिए एक डिफरेंट पाथवे होता है फॉर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, क्योंकि वो समझते हैं कि उनके बिज़नेस में उनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिली हुई है। वो मिली हुई है, लेकिन एट द सेम टाइम बिज़नेस में अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं। सो उसके लिए भी सोचना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर मेजॉरिटी हमारी जो है वो जॉब्स के अंदर है, जो नौकरियाँ कर रही है। जो नौकरियाँ कर रही है उनके लिए तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एक ऐसी चीज़ है जो कि सिर्फ़ ड्रीम होता है। लोग 60-60 साल की एज में, 65-65 साल की एज में सिर्फ़ जॉब इसलिए कर रहे होते हैं, उनके घर चल रहे होते हैं उससे। इट डज़न्ट मेक एनी सेंस कि आपके पास पूरी ज़िंदगी थी जिसमें आप बहुत कुछ कर सकते थे। 1% लोगों की तरह रह सकते थे, लेकिन आप नहीं रहे और उसके बाद आखिर वक़्त तक जॉब कर रहे हैं और जॉब पे ही रिलाय कर रहे हैं, या फिर जो अल्टीमेट पैसिव इनकम स्ट्रीम है, उसके ऊपर रिलाय कर रहे हैं। आपको पता है वो अल्टीमेट पैसिव इनकम स्ट्रीम क्या है? वो आपके बच्चे हैं। बहुत सारे लोग अपने बच्चों को पैसिव इनकम स्ट्रीम समझते हैं। सो मेक श्योर करें कि ये चीज़ें बिल्कुल भी ना करें, अपने प्लान को रखें। बाकी होने को तो कुछ भी हो सकता है ना, लेकिन एट लीस्ट इन्फॉर्म्ड डिसीजन आपको लेना चाहिए। अभी रिसेंटली मैंने एक पॉडकास्ट की थी एंड्रयू हालम के साथ। इंग्लिश चैनल के ऊपर भी है, उर्दू चैनल के ऊपर भी है, दोनों चैनल पे मैंने डाल दी थी। उसके ऊपर उन्होंने बैलेंस की बात की थी। उनकी एक बुक भी है बैलेंस के नाम से, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसको जाके देख सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है। उसके अंदर बैलेंस कैसे क्रिएट करना है अपनी लाइफ के अंदर और किन-किन चीज़ों पे स्पेंड करना चाहिए, किन-किन चीज़ों पे नहीं करना चाहिए, वो आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या आपकी अपनी प्रेफ़रेंस है। उस बुक में बड़ी अच्छी तरीके से बात की है। उससे उसकी जो मैंने पॉडकास्ट उस बंदे के साथ की थी, बहुत ही इंसाइटफुल पॉडकास्ट थी। यहाँ पर उस पॉडकास्ट का लिंक लगा दिया। इसके अलावा मैंने एक पॉडकास्ट की थी ललित के साथ, जो कि इंडियन है। उनके साथ बड़ी इंसाइटफुल पॉडकास्ट रही है कि इंडियंस के क्या माइंड में होता है जब वो इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, किस तरह से वो इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया है। कैसी लगी वीडियो? प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।